नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हिंदी साहित्य ऑनलाइन चैनल पर। मैं प्रभुदयाल आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। हम पढ़ रहे थे हिंदी व्याख्याता के तहत आदिकाल का जो भाग है। आदिकाल में हमारी 12 क्लासों में हो चुकी है अभी तक, और इसमें हमने रासो, राज साहित्य, नाच साहित्य, शीत साहित्य के साथ लौकिक साहित्य का जो गद्य पद्य भाग है वो पढ़ा। उसके बाद लौकिक अपभ्रंश साहित्य, रचनाएँ और रचनाकार और विशेष सत्यों के बारे में हम इस कक्षा में अध्ययन करेंगे, और ये आदिकाल की आज अंतिम क्लास है। उसके बाद भक्तिकाल शुरू हो जाएगा। तो चलिए शुरू कर देते हैं आदिकाल का अंतिम लौकिक अपभ्रंश साहित्य और रचनाएँ। और जो पूर्व में हुई कक्षाएँ हैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप वहाँ से पूर्व कक्षाओं को देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आदिकालीन अपभ्रंश साहित्य। सबसे पहले बहुत महत्वपूर्ण स्वयंभू, पूरा नाम स्वयंभू देव है। समय 8वीं शताब्दी, लगभग 783 ईस्वी मानी जाती है। 8वीं शताब्दी और 783 दोनों ही सन माने जाते हैं। 783 भी बिल्कुल सही है। इनकी जो मुख्य रचनाएँ हैं वो है पैम चरियु, रेत्याणिम चरियु, स्वयंभू छंद और पंचमी चरियु। इनको अपभ्रंश का प्रथम महाकवि कहा जाता है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने इन्हें हिंदी का प्रथम कवि माना है। स्वयंभू ने अपने आप को कुकवि कहा है, आत्म प्रशंसा से बचने के लिए। डॉक्टर भयाणी ने इनको अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा है, क्योंकि इन्होंने पैमचरियु जो रामायण है वो लिखी ना, इसीलिए। इन्हें अपभ्रंश का कालिदास भी कहा जाता है। उसके बाद जो पैमचरियु रचना है उसके बारे में हम थोड़ा अध्ययन करते हैं। पैमचरियु, जिसका संस्कृत में नाम पद्मचरित है, भगवान राम के चरित्र का वर्णन किया गया है। डॉक्टर भयाणी ने अपभ्रंश की रामायण कथा इसको कहा है। इसमें 12,000 श्लोक हैं, 5 कांड हैं, 90 संधियाँ हैं, और इन 90 संधियों में 83 संधियाँ हैं वो तो स्वयंभू के द्वारा रचित हैं, जबकि 7 संधियाँ हैं वो उसके पुत्र त्रिभुवन के द्वारा रचित है, और ये प्रमदात्मक महाकाव्य श्रेणी की रचना है। स्वयंभू के अनुसार पदरिया जो बंध के प्रवर्तक है वो चतुर्मुख है। स्वयंभू ने स्वयं इस बात को स्वीकार किया है। पैमचरियु अपभ्रंश की प्रथम कड़वकबद्ध रचना है। कड़वकबद्ध एक शैली है जिसमें इसमें जो रखा गया है वो 7 चौपाई के बाद एक दोहा रखा गया है। मतलब छंद परिवर्तन होता है इसमें, एक साथ 4, 5 या 7 चौपाइयाँ रखी या कोई भी दोहा रखा जाता है, उसके बाद दूसरा छंद आ जाता है। वो शैली कड़वक शैली कहलाती है। रेत्याणिम चरियु जो रचना है उसमें कृष्ण के चरित्र का वर्णन किया गया है। पैमचरियु में स्वयंभू विलाप और युद्ध लिखने में विशेष पटु है, यह कथन डॉक्टर रामकुमार वर्मा का है। स्वयंभू ने अपनी भाषा को देश भाषा कहा है, और जैन परंपरा का प्रथम कवि भी इनको माना जाता है। ये स्वयंभू के बारे में जानकारी थी। इसके बाद हम बात करते हैं हेमचंद्र की। हेमचंद्र, जिनका समय 12वीं शताब्दी है, मूल नाम इनका चंगदेव था। इनको अपभ्रंश का पाणिनि भी कहा जाता है। आश्रयदाता इनके सिद्धराज जय सिंह और कुमाल पार्क के आश्रय में रहे थे। इनकी जो रचनाएं हैं वो है सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन, उसके बाद कुमारपाल चरित, देसी नाममाला, छंदानुशासन, योग शास्त्र और प्राकृत व्याकरण।
सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन के बारे में थोड़ी जानकारी कर लें। यह एक व्याकरण ग्रंथ है। प्राकृत, अपभ्रंश, संस्कृत तीनों भाषाओं के व्याकरण में इस पर चर्चा की गई है। उसके बाद उनकी रचना है कुमारपाल चरित। कुमारपाल चरित में कुमारपाल के आश्रय में रहकर रचित प्रबंधात्मक महाकाव्य है। 20 सर्ग है इसमें, जिसमें 12 संस्कृत के और 8 प्राकृत भाषा में रखे गए हैं, इसलिए इनको द्विआश्रय काव्य भी कहा जाता है। यानी लिखने के लिए 2 भाषाओं का आश्रय लिया गया था। और कुछ विशेष पंक्तियाँ जो बार बार नेट सेट के एग्ज़ाम में पूछी जाती रही है। भला हुआ जो मारिया भीणी मारा कंतु, लजेज तू वैसे हूँ जय भगा घरवेंतु। और इसके बारे में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, जो कि सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन रचना है, इसके संदर्भ में कहा था कि यही भाषा आगे चलकर देसी भाषाओं के रूप में विकसित हुई। यही हिंदी की पूर्ववर्ती अपभ्रंश भाषा के नमूने उपस्थित करती है। ये था सिद्ध हेमचंद्र के बारे में। हेमचंद्र जी के बाद हम बात करते हैं पुष्पदंत की। पुष्पदंत का समय 10वीं शताब्दी है। इनके रचनाओं में महापुराण, अणय कुमार चरिव, जिसका संस्कृत में नाम है नाग कुमार चरित, जसहर चरिव और कोश ग्रंथ। अब इनके मुख्य तथ्यों को देखें। प्रारंभ में शैव मतानुयायी थे और बाद में जैन पंथ इन्होंने स्वीकार कर लिया था। साहित्यिक, शिल्प और तात्विक दृष्टि से जिन भक्ति का इन पर प्रभाव है, महापुराण रचना में जिसका जो ये अपभ्रंश नाम है तिष्ठि महापुरुष गुणालंकारु, इसमें 63 महापुरुषों, सलाहका पुरुषों के जीवन घटनाओं का वर्णन किया गया है। प्रसंगवश इसमें रामकथा का वर्णन भी है। इन्होंने बड़े गर्व के साथ घोषणा की कि जो इस ग्रंथ में है वह और कहीं नहीं मिल सकता। उसके बाद बात करते हैं अन्य तथ्यों में। शिव सेंगर ने इनको अपभ्रंश का बहुभूति कहा है। महापुराण रचना के कारण अपभ्रंश का वेदव्यास भी इनको शिव सेंगर ने कहा पहले, और बाद में शुक्ल ने कहा। ये स्वयं को अभिमान मेरु कहा करते थे। बाखा की जड़ भी शिव सेंगर ने इनको कहा है। उसके बाद हम बात करते हैं पुष्पदंत के बाद भविष्य कथा की। जो रचना है वो धनपाल की रचना है। ये 10वीं शताब्दी की रचना है और डॉक्टर विटरनित्ज महोदय ने इस रचना को रोमांटिक महाकाव्य कहा। वणिक पुत्र की कथा इसमें और बहुविवाह के दुष्परिणामों का भी उल्लेख किया गया है। उसके बाद हम बात करते हैं मुनि राम सिंह की। मुनि राम सिंह जिनकी रचना है पाहुड़ दोहा, जो कि 11वीं शताब्दी की रचना है। पाहुड़ दोहा है वो तो मुनि राम सिंह की है, लेकिन दोहा पाहुड़ जो रचना है वो महचंद मुनि की रचना है। मुनि राम सिंह के पाहुड़ दोहा में जैन धर्म और गृहस्थ धर्म का वर्णन किया गया है। आचरण के नियम, सांसारिक सुख की निंदा की गई है। उसके बाद हम बात करते हैं मेरुतुंग की। मेरुतुंग जिन्होंने प्रबंध चिंतामणि नामक ग्रंथ लिखा, वे क्रम संवत 1361 में। और हम बात करते हैं, ये तो मुख्य रचनाकार रचनाएं हो गई। उसके बाद अन्य रचनाएं और उनके रचनाकारों के नाम जो कि अपभ्रंश साहित्य में मिलती है। प्राकृत प्रकाश, यह रचना वर्चु के द्वारा लिखित है। पृथ्वीराज विजय जयानक कवि के द्वारा लिखित है। नेमिनाथ चरियु हरिभद्र सूरी के द्वारा लिखित है। वीरमायण बादल ढाडी के द्वारा लिखित है। कुंवल्यमाला
उद्योतन सूर्य के द्वारा रचित है। इसके बाद हम बात करेंगे धम्म परीक्षा या धर्म परीक्षा हरिसेन के द्वारा रचित है। अचलदास खिंचीरी वचनिका, यह शिवदास गांडण की रचना है। हरिवंश पुराण श्रुति कीर्ति के द्वारा लिखी गई। और पद्म पुराण की बात करें तो रैगु के द्वारा लिखी गई थी। इसके बाद हम बात करते हैं जम्बू सामी चरियु, यह वीर कवि की रचना है। और वैराग्य सार सुप्रभाचार्य की रचना है। इस तरह से हमने आज अपभ्रंश साहित्य को साथ ही आदिकाल को पूर्ण कर लिया है। अब जो हमारी अगली क्लास होगी वो होगी भक्ति काल की। संपूर्ण आदिकाल है, उसके जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में और अंत में वीडियो के रूप में मिल जाएंगे। आप उनके माध्यम से आदिकाल का विस्तृत अध्ययन कर सकते हो। ये जो सभी नोट्स है वो अलग अलग बुक्सों से सहायता से लेकर बनाई गई हैं और ये हिंदी व्याख्याता के लिए संपूर्ण तैयारी के लिए एक अपना महत्व रखते हैं। इसलिए इनको अच्छी तरह से अध्ययन करें। और आदिकाल से संबंधित जो प्रश्नोत्तर है उसके लिए अलग से वीडियो एक डाल दिया गया है और उनकी अलग से एक साथ में सीरीज चल रही है। तो अभी आदिकाल की जितने भी प्रश्नोत्तर होंगे लगभग 1000 प्रश्नों तक पहुँच होगी, वो हम प्रश्न रिपीट करेंगे और उस सीरीज में लगातार ये जारी रहेगा। तो उसके लिए आप वीडियो है वो भी डिस्क्रिप्शन में लगा दिया जाएगा, उसे आप देख सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पसंद आए, क्लासें पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने मित्रों में शेयर भी करें। धन्यवाद।